गैस पढ़ा, फिर उसके बाद जो है हमने जूल थॉमसन इफेक्ट पढ़ा कि जूल थॉमसन इफेक्ट जो है लिक्विफिकेशन के बारे में क्या कहता है। अब हम पढ़ रहे हैं लेट्स लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, ठीक है। तो ये एक हमारे पास जो है वो डायग्राम है जिसमें बताया गया है कि कोई भी फ्रेश एयर जो आपके पास मौजूद हो, ठीक है, फ्रेश एयर आपने क्या की जो आपके पास मौजूद थी, अब ये ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, तो आपने क्या किया, कंप्रेसर की मदद से 200 atm उसका प्रेशर किया और उसको आगे की तरफ भेजा। अब आगे जाके वो क्या हुआ, एक यहाँ पे हमारे पास रेफ्रिजरेंट लिक्विड था, चाहे वो अमोनिया हो सकती है, यानी अमोनिया को जब वो ठंडा कर दिया जाता है गैस को, तो वो रेफ्रिजरेंट लिक्विड के तौर पर यूज होती है। तो यहाँ पे अमोनिया हो सकती है, तो रेफ्रिजरेंट लिक्विड में जब जो है वो गैस गई, ठीक है, कंप्रेस होने के बाद 200 atm प्रेशर पे, तो वहाँ पे क्या हुई कि रेफ्रिजरेंट लिक्विड की मदद से उसकी जो हीट थी वो थोड़ी रिमूव हुई और फिर वापसी आके वो एक स्पाइरल ट्यूब से होती हुई नीचे आई। अब ये स्पाइरल ट्यूब यहाँ पे क्यों दी गई है, स्पाइरल ट्यूब जो है वो टाइम को बढ़ाने के लिए दी गई है कि जब गैसेस ऊपर से डायरेक्ट आएगी तो वो स्पाइरल ट्यूब के अंदर थोड़ी मूव करेगी ताकि उसको एक वक्फा मिले और वो ज्यादा जो है उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ सके। अब क्या होगा कि जब वो स्पाइरल ट्यूब से होती हुई नीचे आएगी तो यहाँ पे एक नोजल लगाया गया है और वो नोजल से निकलने के साथ ही क्या होगी, सडनली एक्सपेंड होगी, जो हमने जूल थॉमसन इफेक्ट में पढ़ा था। अब वो सडनली एक्सपेंड होगी तो वो एक एक्सपेंशन चेंबर के अंदर आएंगे जिसका जो प्रेशर है वो 1 atm होगा, ठीक है। गैस जब ऊपर से आ रही थी, कंप्रेसर के पास से आ रही थी, तो उसका प्रेशर कितना था, 200 atm, लेकिन जब वो नोजल से जब पास होगी, नोजल से निकलेगी तो उसका प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 atm में आके वो एक्सपेंड होगी। जब 200 atm से गैस आके 1 atm में जो है वो एक्सपेंड होगी तो वो क्या करेगी, सराउंडिंग में जितनी भी एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करेगी अपने दरमियान मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करने के लिए, और जब वो ब्रेक करेगी तो उसके मॉलिक्यूल जो है वो दूर दूर जो है वो मूव करेंगे और जब एनर्जी जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे तो उसकी वजह से साइड में ठंडक महसूस होगी, ठीक है। और जो गैस ठंडी हो गई होगी, वो लिक्विफाई हो गई होगी, वो नीचे आपके पास जमा हो जाएगी और जिसको मजीद जो है फर्निश होने की जरूरत होगी तो वो क्या होगा कि यहाँ से उठेगी और वो दोबारा जो है वो कंप्रेसर से होगी, फिर 200 atm उसका प्रेशर होगा, फिर दोबारा से रेफ्रिजरेंट लिक्विड में होती हुई वापसी आएगी। तो इसी को हम कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। और यही हमारा कहलाता है लेट्स लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। अब आप ये देख लें कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई लिक्विड एयर मौजूद थी, यानी लिक्विड एयर है, तो वो कोई भी हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, जैसे कि जूल थॉमसन इफेक्ट मैंने बताया था आपको कि अगर आपने ऑक्सीजन को लिक्विफाई करना है या नाइट्रोजन को लिक्विफाई करना है तो वो लेट्स मेथड से इस तरह आप लिक्विफाई कर सकते हैं। देखिए कुछ गैसेस ऐसी होती है जैसे एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है, ये लेट्स मेथड से जो है वो लिक्विफाई नहीं हो सकती, क्योंकि इनका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो 10 से कम होता है। अब इनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है तो लेट्स मेथड की मदद से हम इनके क्रिटिकल टेम्परेचर को अचीव नहीं कर पाते, तो इसी वजह से हम इसको लेट्स मेथड से लिक्विफाई जो है गैस को नहीं कर सकते। हमें इसके लिए दूसरा कोई मेथड जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि लेट्स मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन जो है आपको समझ में आया होगा, जूल थॉमसन इफेक्ट आपको समझ में आया होगा, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस क्या होती है तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद जो है अपने आगे स्टूडेंट्स में बताएं ताकि उनको भी नॉलेज जो है वो बढ़ सके। तो जब तक ये इतने रखते हैं, अल्लाह हाफिज़।